नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम से मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज आर्थिकी कार्यक्रम में हम भारत न्यूजीलैंड जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वित्तीय साक्षरता को लेकर जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, मतलब उसको बढ़ाने के उद्देश्य से हम लोग हमेशा आर्थिक विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो हम आपको पिछले हफ्ते कोई वीडियो हम नहीं दे सके, कुछ तकनीकी कारण थे जिसके कारण हम आपके सामने पिछले हफ्ते कोई वीडियो हम प्रस्तुत नहीं कर सके। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री M.K. पांडे जी, जो आर्थिक विश्लेषक हैं और विश्व व्यापार के बारे में आपका बहुत अच्छा अध्ययन है। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है पांडे जी हमारे स्टूडियो में। और आज का विषय है भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो बहुत से देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये न्यूजीलैंड के साथ जो 27 अप्रैल के आसपास जो हुआ है उसके बारे में, उसके जो प्रावधान हुए हैं उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। धन्यवाद पाठक साहब। सबसे पहले हम आपके मूल प्रश्न का उत्तर दें उसके पूर्व मैं एक बात कहना चाहूँगा केवल कि अभी वर्तमान इस समय में जो विश्व की जो सिस्टम इकोसिस्टम चल रहा है, ट्रेड का फुल्ली वेपनाइजेशन हो रहा है। ट्रेड को वेपन की तरह यूज किया जा रहा है और इसको खास करके डोनाल्ड ट्रंप साहब के दूसरे टेनियर में ट्रेड को वेपन के रूप में खूब यूज किया गया। और आज जो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी सामरिक तौर पर भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके भी कोर में कहीं न कहीं ट्रेड मतलब व्यापार कुछ जुड़ा हुआ है। चाहे व्यापार प्रतिबंध हो, कोई करना चाहे ना करना चाहे, किसी के व्यापार पर कब्जा करना हो, किसी के रिसोर्सेज को हथियाना हो, ये सारी चीजें हैं। तो इस हालत में जब दुनिया का जियोपॉलिटिकल इकोसिस्टम कुछ इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट के दौर से गुजर रहा हो, उस समय कोई भी दो देश या ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं जो फ्री ट्रेड की तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है और एक सही दिशा में उठाया गया अच्छा कदम है। क्वांटम कितना है नहीं है ये बाद की बात है, लेकिन एक सकारात्मक सोच के साथ ये उठाया गया कदम होता है, ये हम लोग मान के चल सकते हैं। अब हम लौट के आते हैं आपके मूल विषय पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो FTA हुआ है, आपने बिल्कुल सही कहा, 27 अप्रैल को ये साइन हुआ है। इसके जो मुख्य प्रावधानों की हम लोग यदि चर्चा करें उसके पहले एक चीज़ मैं जरूर बताना चाहूँगा कि ये दुनिया में सबसे कम समय में पूरा होने वाला FTA है। करीब करीब 8-9 महीने में अच्छा ये एग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं है ना, इतने पीरियड में सोचा गया और फिर साइन हो गया। अच्छा, सबसे कम समय में पूरा किया जाने वाला ये FTA है। ये इसके साथ लोग कहते हैं चूंकि इतनी जल्दी करीब 8-9 महीने में इसकी शुरुआत से समापन तक नहीं हुआ था, मतलब सबसे कम समय में ये मतलब एग्रीमेंट पर दोनों पार्टी पहुंच सके। तो इतने कम समय में इसको एग्रीमेंट को मूल रूप देना क्या जरूरी था कि कोई जल्दीबाजी थी? देखिए, ऐसा कोई टाइम फ्रेम तो है नहीं। जी। यदि मान लीजिए कि कोई भी समझौता पर दो पार्टीज बैठी हैं और उनमें जल्दी मुद्दों पर समझौता हो जाता है तो जल्दी हो जाएगा। यदि मुद्दों पर नेगोशिएशन या मिसअंडरस्टैंडिंग या असहमति ज्यादा है तो थोड़ा लंबे समय तक नेगोशिएशन होता है। तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में कम समय में यह समझौता हो सका, इसका मतलब है कि दोनों देश ईगर हैं एक अपने व्यापार संवर्धन के लिए, नंबर 1। नंबर 2, दोनों देशों के बीच ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस पर कि ज्यादा डिस्प्यूट हो, ज्यादा नेगोशिएशन की जरूरत हो, इसलिए कम समय में ये पूरा हुआ है। अब आते हैं इसके मुख्य बात पर। अब आप देखिए इनके जो मुख्य पॉइंट्स हैं इस समझौते के, उसमें दोनों पक्षों के लिए है। फिर उस पर आए, एक बात और मैं यहाँ पर जोड़ देना चाहूँगा,
वो ये बात है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो बाइलैटरल ट्रेड है ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये करीब करीब $2 बिलियन के आसपास का है, 2.4 बिलियन डॉलर के आसपास का है। जबकि इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड करीब $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, तो उससे यदि कंपेयर करेंगे तो बहुत मीगर अमाउंट है जी, बहुत कम है, बहुत मतलब टोटल अमाउंट से देखा जाए तो बहुत मीगर अमाउंट है, बट फिर भी एक देश के साथ समझौता है तो ये अच्छी बात है। अब इसमें 2-3 बातें हम लोगों को महत्वपूर्ण इसमें समझनी होगी। जो टैरिफ लिबरलाइजेशन, जब भी 2 देशों के बीच में समझौता होता है तो इस बात का होता है कि हम अपना कौन सा मार्केट आपको दे रहे हैं एक्सेस के लिए, और जब दोनों देशों के प्रोडक्ट एक दूसरे देश में लैंड करेंगे तो उस समय उन पर लगने वाला शुल्क जो होता है, जिसको हम लोग टैरिफ कहें, कस्टम्स कहें, जिस नाम से भी कहें, वो कितना होगा। तो इस वाले में जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है, तो भारतीय गुड्स के लिए 100% टैरिफ फ्री कर दिया गया है न्यूजीलैंड में। भारत के सामग्री जो न्यूजीलैंड में लैंड करेंगे उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ये भारत की ओर से, भारत के पक्ष की बात हो गई। न्यूजीलैंड के लिए हुआ है कि उनका करीब 95% प्रोडक्ट्स जो इंडिया में आने वाला है उस पर टैरिफ कम किया जाएगा या नहीं लगेगा। 57% ड्यूटी फ्री इमीडिएटली हो जाएगा, मतलब न्यूजीलैंड से इंपोर्ट होने वाले जो सामग्री इंडिया में है उसमें 57% पर 0 टैरिफ होगा, ड्यूटी फ्री होगा, और बाकी को फेज्ड मैनर करते करते 80% तक ले जाएंगे। कहने का मेरा मतलब है कि न्यूजीलैंड के पूरे सामग्री इंडिया में ड्यूटी फ्री नहीं होंगे, जबकि इंडिया का 100% न्यूजीलैंड में होगा। अब इसमें देखेंगे तो इंडिया के किस किस सेक्टर में इसको, मतलब इसका जो लाभ मिलेगा वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। एक दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को न्यूजीलैंड में करीब 5000 एनुअल वर्क वीजा न्यूजीलैंड देगा और 1000 से ज्यादा वर्किंग हॉलीडेज वीजा दिया जाएगा। उसके बाद न्यूजीलैंड भारत में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा आने वाले 15 सालों में। अच्छा, तो ये हो गए इसके मुख्य पॉइंट कि मतलब ड्यूटी फ्री भारत को 100% वहां पर मिल रहा है, न्यूजीलैंड को 57% से शुरू होकर के 80% तक के न्यूजीलैंड को जो इंपोर्ट इंडिया में होंगे वो ड्यूटी फ्री होंगे, 80% फेज मैनर में किया जाएगा। न्यूजीलैंड भारत को, भारतीय मतलब कामगारों को 5000 एनुअल वर्क वीजा देगा और 1000 को वर्क वीजा का जो हॉलीडेज होता है वो अलाउ करेगा, और $20 बिलियन का निवेश इंडिया में करेगा आने वाले 15 वर्षों में। तो न्यूजीलैंड भारत में निवेश करेगा। तो ये हम समझ सकते हैं कि मोटा मोटी जो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो हाइलाइट्स हैं, वो ये हैं। अब आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे। नहीं, वो तो ठीक है। तो ये बताइए कि भारत वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा? निवेश के इस वाले एग्रीमेंट में भारत द्वारा न्यूजीलैंड में किया जाने वाले निवेश के बारे में कोई क्लॉज नहीं। तो भारत के जो सामान वहाँ बिकेंगे वो फ्री रहेंगे, मतलब कस्टम फ्री रहेगा, और उनके सामान पर यहाँ पर कस्टम लग रहा है। तो इसका मतलब कि भारत जो वहाँ सामान देने वाला है, भेजने वाला है, बेचने वाला है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि न्यूजीलैंड का जो सामान यहाँ से जाएगा, उनका आएगा, वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। नहीं, इसको इस तरह से कहना थोड़ा हमारे समय से मतलब उचित नहीं है। देखिए, भारत ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट करने का भूखा है। इंडिया इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी इंडिया की, तो भारत को एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना है। ये भारत का बिल्कुल एक क्लियर फंडा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। एक्सपोर्ट बढ़ाना, जितना ज्यादा इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता है उतना ज्यादा अच्छा है। इंपोर्ट के बारे में भारत में अभी भी बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत सेंसिटिव हैं। भारत सरकार उन सेक्टर में, खास करके एग्रीकल्चर की बात जैसे मैं कहता हूँ, एमएसएमई या इस तरह जो बहुत जो लेबर इंटेंसिव और जो पॉलिटिकली और सोशली ज़्यादा सेंसिटिव है, भारत सरकार उस सेक्टर में इंपोर्ट अलाउ
नहीं करती है, रादर ये कह सकते हैं कि उन सेक्टर्स को भारत सरकार प्रोटेक्ट करती है। तो इसीलिए भारत में 100% उनके जो प्रोडक्ट आने वाले होंगे, जैसे जो एग्रो या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे, जो फूड प्रोडक्ट्स होंगे, उस पर ड्यूटी फ्री नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उससे भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर को संभावित नुकसान हो सकता है। तो ये जो 80% जो आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण है नहीं है, इससे उसको नहीं जोड़ा जा सकता है। इंडिया का एग्रेशन टुवर्ड्स एक्सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टुवर्ड्स इंपोर्ट का जो एटीट्यूड है वो इस पर रोल प्ले करता है। तो ये बताइए कि न्यूजीलैंड मतलब एक्सपोर्ट करने का मतलब कि जो विदेशी करेंसी है वो हमारे पास मतलब आए, उद्देश्य तो यही है एक्सपोर्ट का। दूसरी चीज ये है कि यूएस डॉलर के मुकाबले न्यूजीलैंड का जो करेंसी है, डॉलर है, वो बहुत ही कमजोर है। तो ऐसे देश के साथ हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करके हम उतना तो कमा नहीं सकते। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आपका जो कंपैरिजन है हमारी समझ से थोड़ा मतलब जल्दबाजी में किया गया हमको प्रतीत होता है, क्षमा करेंगे। डॉलर की तुलना और करेंसी की जो कंपैरिजन विद डॉलर है ये एक अलग एस्पेक्ट है। इंडिया या कोई भी कंट्री जब एक्सपोर्ट करता है तो सबसे पहली बात है कि उसको एक नया मार्केट मिलता है, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बल मिलता है, और हमको रियलाइजेशन में विदेशी मुद्रा मिलता है। क्वांटम कितना होगा ये बाद की बात है। अब जैसे मान लीजिए वैसे तुलना करें तो जापानीज येन जो है यूएस डॉलर की तुलना में बहुत कमजोर, मतलब तुलना में कम है। उस हालत में जापान के साथ भी व्यापार दुनिया के अन्य बहुत सारे देश करते हैं। तो करेंसी की मजबूती से सीधा संपर्क नहीं है, हम एक नए मार्केट में जा रहे हैं और उसके हिसाब से हमको हमारे एक्सपोर्ट रियलाइजेशन आएगा। यदि डॉलर की तुलना में न्यूजीलैंड डॉलर सस्ता है तो हमको डॉलर, जैसे जहां $1 मिलने वाला था तो न्यूजीलैंड का करीब 1.6-1.7 न्यूजीलैंड डॉलर मिलेगा। असली उद्देश्य है कि हमको फॉरेन मार्केट में, जो अपने देश में मार्केट उपलब्ध नहीं है, अपने देश के उद्यमियों को नया मार्केट उपलब्ध कराना जहां पर अपने प्रोडक्ट्स को वो बेच सकें, ताकि अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़े और अपने देश में रोजगार का सृजन हो और देश को विदेशी मुद्रा का इनफ्लो मिले। तो जब इतनी बात आप बता रहे हैं तो ये बताइए कि इस समझौते से भारत को कितना लाभ है और न्यूजीलैंड को कितना लाभ है? देखिए, वैसे क्वांटम वाइज करने के लिए तो सुनने में हम कह रहे हैं कि हम लोग 100% हमारा ड्यूटी फ्री होगा वहां पर। न्यूजीलैंड को मैक्सिमम हम 80% की बात कहते हैं। वर्तमान में दोनों देशों के बीच का जो म्यूचुअल ट्रेड है वो करीब 2.5 बिलियन $US या उससे के आसपास है। 2025 का आंकड़ा यदि हम लोग सामने रखें तो भारत का मतलब इस ट्रेड का FTA का टारगेट ये है कि आने वाले 5 साल में हम इसको दुगना करके मतलब $5 बिलियन तक करेंगे। भारत का मार्केट और न्यूजीलैंड के मार्केट के साइज की तुलना करेंगे तो न्यूजीलैंड को एक बड़ा मार्केट मिल रहा है। भारत की आबादी बहुत बड़ी है उनके तुलना में, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, न्यूजीलैंड उतना बड़ा मार्केट नहीं है। तो चाहे हम थोड़ा सा भी सेक्टर ओपन करते हैं न्यूजीलैंड के लिए तो उनको हम एक बड़ा सा साइज देते हैं मार्केट का जिसमें वो ऑपरेट कर सकते हैं, और न्यूजीलैंड हमको पूरा अपना मार्केट भेजे तो हमको साइज में उतनी प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसे यदि क्वांटम में देखेंगे तो हो सकता है आने वाले दिन में न्यूजीलैंड किसी सेक्टर में फायदे में हो, उनको ज्यादा बड़ा मार्केट मिले, कुछ हमको मार्केट मिलेगा। लेकिन इंडिया की ओर से जो होता है, इंडिया चूंकि हमेशा इंपोर्ट डोमिनेंट कंट्री है, इंडिया का इंपोर्ट हमेशा क्रिटिकल मैटर का है, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण पेट्रोलियम का है, और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बहुत हद तक नॉन क्रिटिकल आइटम को हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा एक्सपोर्ट का साइज, टिकट साइज कम है, हमारे इंपोर्ट का टिकट साइज ज्यादा है। तो उस हालत में हमारा जो मतलब एक तरह से कहा जाए भारत के जो स्ट्रेंथ है वो IT है, टेक्सटाइल्स है, जेम्स ज्वेलरीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, कुछ स्टील्स मतलब मेटल वाले हैं। तो ये सारे जो सेक्टर है इसका एक्सपोर्ट हम लोग न्यूजीलैंड को कर सकते हैं, तो ये सेक्टर हमारे यहाँ फायदे में रहेगा।
न्यूजीलैंड के यहाँ से हम लोग अपना एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, डेयरी सेक्टर जो है, उसको हम अलाउ ओपन नहीं कर रहे हैं, तो बाकी सेक्टर में उनको मिलेगा, मतलब उनको एक्सेस मिल रहा है। तो इस हालत में दोनों देश का एक मतलब ट्रेड हुआ है, तो दोनों को कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन नजर आ रही है। तो ये हुआ, कितना होगा क्वांटम ये तय करने की बात यदि आती है, तो अभी $2.5 बिलियन में से अभी भी इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। अब यदि $5 बिलियन तक जब हम इसको पहुंचाते हैं अगले 5 साल में, और रेशियो यही रहा, तो और इंडिया का यदि ट्रेड डेफिसिट ही रहा, तो इंडिया को प्रयास करना होगा कि ट्रेड डेफिसिट कम हो, मतलब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो, हमको वहां से इंपोर्ट कम करना पड़े। तो इन चीजों पर निर्भर करेगा कि एट द एंड ऑफ द डे जो भी एक पीरियड में हम लोग कंपेयर करें, तो अल्टीमेटली हमको क्या हासिल हुआ या उनको क्या हासिल हुआ। लेकिन इस तरह के जहां तक FTA का सवाल आता है, तो दोनों देशों के लिए जो दोनों पार्टीज हैं उनको विन विन सिचुएशन है। कहीं ना कहीं कोई सेक्टर में इनको लाभ मिला, कुछ उनको लाभ मिला। जैसे इंडिया में मैन पावर सरप्लस में है, तो यदि हमारे 5,000 लोगों को वहां रोजगार के लिए वो वर्क परमिट देते हैं, वीजा देते हैं, तो हमारे 5,000 लोगों को हर साल एक नया अपॉर्चुनिटी मिल रही है जॉब की। तो इस तरह से सेक्टर वाइज देखना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी की किस चीज की जरूरत है और उस जरूरत के सापेक्ष हमको क्या प्राप्त हो रहा है। ये जो मतलब भारत और न्यूजीलैंड के साथ जो व्यापार है वो बहुत ही मतलब कम है, मामूली है, जो जितना भारत का व्यापार है अन्य देशों के साथ। तो इस दशा में इस समझौते का क्या महत्व है? समझौते का महत्व है कि आपको एक छोटा ही देश सही, छोटे देश के साथ एक नया मार्केट आपको मिल रहा है, जहां पर आप एग्रेसिवली अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उस मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं। तो ठीक है, छोटा ही साइज है, लेकिन एक एडिशनल एवेन्यूज तो प्राप्त हुआ ना। और जैसे हम देश को, भारत को नए नए एवेन्यूज मिलते रहेंगे, तो जो ट्रेडिशनली हमारा डिपेंडेंस कुछ खास देशों पर है, तो वो डिपेंडेंस धीरे धीरे थोड़ा हो सकता है कम हो, चाहे डाइवर्ट हो किसी और देश के प्रति। तो भले साइज छोटा है, लेकिन मार्केट तो एक है, वहां तक आपकी पहुंच यदि बढ़ रही है, अपने देश की पहुंच वहां तक बढ़ रही है, तो अच्छी बात है। अगर किसी देश से FTA हो रहा है दूसरे देश के, तो इससे क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि व्यापार बढ़ेगा ही, या व्यापार मतलब मजबूरी में किया जाता है? नहीं, देखिए, व्यापार मजबूरी में किया जाएगा तो व्यापार नहीं होगा, तो डिसेपरेट सेल करने की बात होती है। आपने जो बात कही ना कि FTA से व्यापार बढ़ता ही है, ये एक थोड़ा मतलब क्या कह सकते हैं, डाइसी एरिया है। हमने मतलब उदाहरण के तौर पर मैं जैसे कहना चाहूँगा कि भारत और या किसी भी, हम अभी थोड़ा अपने डोमेस्टिक एग्जाम्पल पर ही बात है, ये बात तय हो गई, हमने किसी जगह कोई एक पार्टी का आयोजन किया और हमने आपको निमंत्रण दिया कि आप आइए, आप आइए। फिर हमने एक ड्रेस कोड लगाया कि इस ड्रेस में जो आएगा उसी को एंट्री अलाउड है। तो यदि आपके पास बेसिक इनविटेशन कार्ड भी हो और उस ड्रेस कोड का कंप्लायंस नहीं हो रहा हो, तो सिक्योरिटी वाला आपको अंदर घुसने नहीं देगा। तो ये जो है FTA, ये एक तरह से कहा जाए इनविटेशन कार्ड हो गया कि आप आइए मेरे यहाँ। लेकिन उसके अंदर फिर जब एक्सपोर्ट करने या इंपोर्ट करने की जब बात आती है, तो कुछ और भी उसमें फाइनर पॉइंट्स होते हैं जिनका भी कंप्लायंस करना अनिवार्य होता है। जिसके अंदर जैसे आमतौर पर हम लोग जो कहते हैं ना कि एक उसको हम लोग कहते हैं SPS, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट, मतलब कंडीशंस जो होता है। अब उदाहरण, ये बात मैंने केवल इसलिए कहा कि जैसे अभी पिछले ही साल की बात है कि भारत से ढेर सारे आम अमेरिका को भेजे गए और अमेरिकी कस्टम्स ने उसको अमेरिका में घुसने से मना कर दिया कि हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि उसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था, जो कंफर्मेशन चाहिए था उस एडिबल आइटम के क्वालिटी के लिए, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के ट्रीटमेंट के लिए, दैट वाज मिसिंग।
तो उनके पैरामीटर के हिसाब से ये जो खाने वाला आइटम था, मैंगो जो था, वो अमेरिकी पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर रहा था, उनके एसपीएस को, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी को, मतलब सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी से मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स को और प्लांट प्रोडक्ट्स को, उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो फुलफिल नहीं कर रहा था, तो वो अपने देश में नहीं जाने देंगे। तो एफटीए हो जाने से ये इसमें एग्जम्पशन नहीं है, ये तो उसी कंडीशन को फुलफिल करके वहां भेजना होगा। यदि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप नहीं, तो वो कंट्री आपको अलाउ नहीं करेगा। तो अब जैसे मान लिया हम उदाहरण के तौर पर कहें कि इंडियन प्रोडक्ट्स को वहां जाना है, तो जो उन्होंने कंडीशन दिया है उस कंडीशन पूरा करने के बाद ही आपका वहां जाएगा, भले वो एफटीए में क्यों नहीं आता हो। सिमिलरली यदि उनके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आना हो और आने में भारत सरकार ने जैसे कुछ कह रखा हो कि हमने ये कंडीशन चाहिए, जैसे अभी अमेरिका के साथ जो बात चल रही थी जिसमें एक मेन प्रॉब्लम आ रही थी डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके, तो भारत सरकार की ओर से एक ऑब्जेक्शन था कि अमेरिका में जो गायें हैं उनको जो मतलब कैटल फीड दिया जाता है उसमें नॉनवेज आइटम होता है, और इंडिया में जो डेयरी प्रोडक्ट जैसे घी सबसे पवित्र माना जाता है, पूजा पाठ हर जगह उसका यूज किया जाता है। तो भारत सरकार का एक स्टैंड था कि वो यदि नॉन वेज कैटल फीड खाने वाले कैटल के यदि डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आते हैं तो इंडियन सेंटिमेंट जो पवित्रता की है वो पवित्रता का सेंटिमेंट उससे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो हम वैसे को अलाउ नहीं करेंगे। तो इवन दो यदि भारत सरकार अलाउ भी कर देता डेयरी प्रोडक्ट को, तो इस आधार पर वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं आ सकते, चूंकि कंफर्म करना पड़ेगा कि इसको उसका जो कैटल फीड में नॉन वेज आइटम नहीं थे। तो ये वाला जो आता है ये कंडीशन को तो फुलफिल करना होगा। सिमिलरली कोई भी हम लोग आइटम एक्सपोर्ट करते हैं, ये तो हमने मतलब एक एडिबल आइटम की बात की, दूसरे नॉन एडिबल आइटम की भी बात करें, कार ही बेचनी है या कपड़ा ही भेजना है या कुछ भी व्हाटएवर इट इज, तो वो सर्टेन कंडीशन होगा कि ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए उसमें, तब हम उसको अपने यहाँ अलाउ करेंगे। तो ये भी कंप्लाई करना ही करना होगा एफटीए का लाभ लेने के लिए। तो केवल एफटीए हो जाने से व्यापार का संवर्धन हो जाए, व्यापार संवर्धन का एक रास्ता तो खुल गया, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते जो हैं, रास्ते के जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे, तब रियल सेंस में व्यापार संवर्धन हो पाएगा। अभी आपने एक शब्द ये इस्तेमाल किया एसपीएस, ये है क्या, ये इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। एसपीएस का फुल फॉर्म है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। तो अब जैसे मान लिया कोई एनिमल प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एडिबल की बात कर रहे हैं, तो उसमें उसका जो उनके जो कंडीशन है, जो स्पेसिफिकेशन है, वो उसको फुलफिल करना होगा। सिमिलरली प्लांट से रिलेटेड कोई हम लोग एडिबल आइटम भेज रहे हैं, जैसे मैंने अभी अमेरिका का मैंगो का एग्जांपल दिया, कुछ और भी। एक बार बहुत पहले भारत से लाल मिर्च एक्सपोर्ट किया गया, तो पूरा लाल मिर्च का कंसाइनमेंट उन लोगों ने कैंसिल कर दिया कि इसमें कुछ ऐसा केमिकल मिला हुआ है जो कि हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। तो ये जो प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स से जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो एनिमल पर जो अप्लाई होता है उसको सैनिटरी, और प्लांट पर रिलेटेड जो होता है वो फाइटोसैनिटरी उसको कहते हैं। तो ये कंडीशंस अपने, और हर कंट्री अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कंडीशन स्पेसिफाई कर सकती है। एक शब्द और आता है टीबीटी, ये क्या होता है? ट्रेड बैरियर। मतलब एक तरह से कहा जाए ये वाला मतलब ये तो नॉर्मल बात हो गई जो कि आपका पास एफटीए हो गया। अब जो नॉन टैरिफ बैरियर जिसको होते हैं, जो टैरिफ से अलग वाले जो बैरियर हैं, वो उसमें आ जाएगा। जैसे दूसरे शब्दों में यदि हम लोग कहें कि ऐसी चीजों को हम लोग एक्सपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल स्टील ही एक्सपोर्ट करना है, तो वो कुछ कंडीशन बताएंगे कि उसकी डेंसिटी कितनी होगी, तमाम वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देंगे, उसको पूरा करके देना होगा। मतलब ये नॉन ट्रेड बैरियर के केसेस में हम लोग उसको यूज करते हैं। एक शब्द और है जो ट्रेड से संबंधित है, ROO, ये क्या होता है? रूल ऑफ ओरिजिन। अच्छा। अब उदाहरण के बाद मान लिया जाए कि जैसे भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए हुआ, अर्थात जो इंडिया का सामान है वो न्यूजीलैंड में ड्यूटी फ्री होगा। तो अब जब कोई सामान इंडिया का जो कोई सामान न्यूजीलैंड में पहुंचा, तो ये कंफर्मेशन होना चाहिए ना कि ये इंडिया का ही सामान है। तो ऐसा तो नहीं कि बगल में बांग्लादेश का सामान इंडिया का
लेवल लगा करके भेजा जा रहा है। तो ये जो ROO कहते हैं, ये उसका है कि जो रूल ऑफ ओरिजिन जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जो एग्रीमेंट का हिस्सा है, उसके हिसाब से वो उसी देश से आने वाला माल है। इसमें फर्दर सब क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई एक ऐसा कार सपोज एक्सपोर्ट करना है, तो कार के कुछ हिस्सा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोकली बना रहे हैं, तो उसमें सर्टेन परसेंटेज है कि 40% यहाँ का होना चाहिए, 60% वहाँ का होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि टेक्सटाइल से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपने जो इंडिया में उसका कितना % वैल्यू एडिशन होना चाहिए, 40% तक स्पिनिंग, मतलब वो सारे के सारे उसके साथ जुड़े होते हैं। तो रूल ऑफ ओरिजिन वाला जो है ROO है, रूल ऑफ ओरिजिन। ये इंश्योर करने के लिए होता है कि ये जो कमोडिटी हमारे यहाँ आ रही है वो एग्जैक्टली लेटर स्पिरिट उसी हिसाब से आ रही है जिसके लिए हम लोगों ने ये साइन किया है, न कि किसी दूसरे देश का माल किसी एक देश के नाम से वहाँ पर उसके मार्केट में जा रहा हो। तो आपने जो अभी 3 शब्दों के बारे में आपने विस्तार से चर्चा की, इससे हमारे दर्शकों को फायदा मिलेगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल लिटरेसी के हिसाब से जो हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं, तो 3 शब्द जो है आपने आज दर्शकों को ठीक से समझा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किए FTA के बारे में, भारत न्यूजीलैंड FTA के बारे में। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।